कोलंबिया में भाई स्कैम्स भी बहुत हैं कि ड्रग कर देते हैं आपको, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ये मैंने सुना है, मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। मैंने सुना है कि वहाँ एक डेविल्स ड्रग आता है। अच्छा। अभी एक बहुत सारे इंस्टाग्राम वायरल्स आ रहे थे कि एक्चुअली अमेरिकन को टारगेट ज़्यादा करते हैं, ठीक है वो। तो वो अमेरिकन को टारगेट करेंगे मोस्टली। वो आपको पता नहीं कौन सा ड्रग सुखा देंगे, आपको टिंडर बम्बल पे लड़कियाँ मिलेगी, आप उस पर स्वाइप करोगे, लड़की आपके घर पे आएगी, आपको वो ड्रग सुखा देंगे, और पता नहीं ड्रग सुनने के बाद पता नहीं आप क्या हो जाते हो कि आप कॉपरेट करते हो उस बंदे के साथ। मैंने ये स्टोरी सुनी है कि आप खुद ही बैग पैक कर रहे हो उस बंदे का, लाइक ओके ये सारा बैग लेके जाओ, एटीएम पिन बता रहे हो आप, हाँ। फोन दे रहे हो। वशीकरण हो गया एक तरीके वो से। तो एकदम वशीकरण कर लिया उन्होंने। नए तरीके का मॉडर्न वशीकरण है तो। वशीकरण है। वो क्या हुआ था जो आप कोकेन वाली स्टोरी बता रहे थे? एक बार मैं क्यूबा में था, सॉरी क्यूबा में नहीं, एक बार मैं कोलंबिया में था और हॉस्टल वालों के साथ मैं पार्टी करने के लिए गया। और एक मेरे जो हॉस्टल वाला बंदा था वो कोक करता था, एक आई थिंक वो जर्मनी से था, तो वो कोक करता, उसने अपने पास कुछ कोक रखा था। तो पुलिस रास्ते में भी रोकती है। पुलिस ने देखा, सबको चेक किया पॉकेट वगैरह, उसके बंदे से कोक मिला। बोलता ये क्या है? पुलिस बोल रहा है, ये बोलता नहीं नहीं ये तो ऐसे ही मेरा दवाई है, कोक नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस ने जो किया मैं हैरान था। पुलिस ने ऐसे पी लिया कोक को, नो दिस इज कोक, ऐसे बोल रहा है, स्लॉट कर लिया दिस इज कोक। खुद ही। ये नहीं बोला बढ़िया माल है भाई, सही सही जगह से आया है। कहाँ से लिया, जल्दी नंबर दे। और वो फिर उसके बाद बंदे ने $50 दिए, बोला जा नॉर्मल है वहाँ पे। ओह। लोग कोक करने के लिए बहुत जाते हैं कोलंबिया, लोग कोक करने के लिए वहाँ जाते पर आपने जैसे पार्टी भी करी होगी वहां पे, तो कुछ क्रेजी हुआ है पार्टी करते हुए? हैं पार्टी करते हुए। कैसा कुछ खास कि मैं सब चीज़ से दूर ही रहता हूँ। मुझे पता है, मैंने सुना है कि अगर ये सब आपने कर लिया तो आप एडिक्ट हो जाते हो, तो मैं दूर ही एकदम उससे। ऐसा भी हमने सुना है कि भाई अपनी ड्रिंक्स कभी खाली मत छोड़ो। जनरली ये सब कोलंबिया होता है कि आप खाली वगैरह मत स्पाइक कर देते हैं स्पाइक कर देते हैं। हाँ, मैं तो जो लेता हूँ वो एक शॉट ही लेता हूँ। मैं शॉट लेके पी लिया, बस खत्म वहीं पे, अपने आँख के सामने खत्म। हाँ भाई, ये बेस्ट चीज़ है, सबसे बेस्ट है। और अगर हम उन कंट्रीज़ को, जैसे ये हो गई कोलंबिया हो गई, उधर वाली कंट्रीज़ को यूरोप से कंपेयर करें तो क्या कल्चरल डिफरेंस या लोगों में डिफरेंस देखा है? लोग वहाँ पे ज़्यादा वार्म और हैप्पी दिखते हैं मुझे। कोलंबिया, पेरू, सब कंट्रीज़ में हमेशा डांस करते रहेंगे स्ट्रीट्स पे, यहाँ हर जगह डांस चलते रहेगा उनका। आप स्ट्रीट पे जाओगे, लोग दारू पे के डांस किए जा रहे हैं एकदम। और ये अमीर लोग हैं या फिर मिडिल क्लास या क्लास ही गरीब? है, मोर और लेस मिडिल क्लास ही है कंट्रीज़। पर कैपिटा इनकम मोर और लेस सेम इंडिया के आसपास होगी। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसा वो है? सब भी मोर और लेस इंडिया की तरह ही होगी, या थोड़ा सा इंडिया से बेटर। ऐसा नहीं कि यूएस तो कुछ नहीं, मतलब चाइना के लेवल के से ऐसा कुछ नहीं। हाँ। तो हिचहाइक यहाँ पे भी करी आपने? मैंने ज़्यादा वहाँ पे टाइम बिताया, हिजाइक मैंने नहीं किया था उस वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे सब डेंजरस हो जाता है। थोड़ी लूट पाट, मर्डर्स वगैरह ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। और जब आप इसको यूरोप में देखते हो तो वहाँ के लोग आपको कैसे लगते हैं ओवरऑल? यूरोप के लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, फ्रेंडली हैं, बट वो हॉस्पिटेबल नहीं है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, ऐसा लगता है। है, राइट। वो अपॉइंटमेंट उनको अपनी कंट्री भी बहुत ज़्यादा महंगी लगती है, उनको अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको अपनी चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव लगती है। वो दूसरे की तो क्या सेवा क्या ही करेंगे? सेवा करेंगे। तो वो हॉस्पिटेबल नहीं है, बहुत फ्रेंडली तो है। अगर आप किसी से जाओगे, रोड से पूछ लो कि भाई ये बता कहाँ है, वो तुम आपकी हेल्प कर देगा। बट यही डिफरेंस है ईरान और यूरोप में, कि आप रोड पे जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये लोकेशन कहाँ है, ये बता देगा ये रहा। ईरान में आपसे किसी से पूछ लो, बोलेगा चलो मैं लेके चलता हूँ, ये रहा, तुम्हें इससे मिलना है क्या, ये रहा। ईरान में भाई आप अभी वॉर के टाइम फंस गए थे जब बॉम्बिंग करी थी यूएस ने, हाँ, तब तो मेरी क्या कर रहे थे आप ईरान में? मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। मैं एक्चुअली ईरान से पहले था लीबिया में मैं घूम रहा था, और लीबिया में स्टार्ट हो गया सिविल वॉर। मैं लीबिया से भागा, किसी तरह फ्लाइट करके भागा। मैंने कहा चलो ईरान थोड़ा घूम लेते, मेरा बलूचिस्तान घूमने का मन था। मैं इवनिंग को पहुँचा हूँ, शाम के 4-5 बजे मैं पहुँचा हूँ। उसी दिन मुझे हादसा मिला कि एयर इंडिया की प्लेन क्रैश हो गई थी, तो उसी दिन वाली बात थी। और मैं उसी दिन शाम को पहुँचा हूँ, और अगले दिन सुबह 4 बजे न्यूज़ आती है कि वॉर स्टार्ट हो गया। इतनी किस्मत ख़राब थी मेरी कि शाम को पहुँचा हूँ, फ्लाइट नॉर्मली लैंड की है और वॉर स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं पहला दिन मैं तेहरान में था। तेहरान में दिन तक तो सही लग रहा था, लोग को उतना उनको लगा था कि ये होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रात को जो मैंने देखा ना, मैं एकदम डर गया। लाइक ऊपर जाके देख रहा हूँ मैं, एकदम वो मिसाइल्स आ रही है, अपने आप में फूट रही है, क्योंकि उसके ऊपर सारे फाइटर जेट्स थे। और तेहरान के मोस्टली जब सारी बम्बिंग तेहरान के ऊपर ही हो रही थी, और मैं तेहरान में ही था। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है प्रत्येक 5 मिनट्स में, बम 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 लाइक, एंड वो आपस में टकरा भी रहे हैं, एंटी मिसाइल एंड ड्रोन्स एंड स्टफ। तो वो सब पहली बार मैंने लाइफ में देखा था। हालांकि उतना डर नहीं लगा, मुझे लगा ये तो किस्मत की बात है, अगर किस्मत मेरी अच्छी रही तो कुछ नहीं होगा, अगर नहीं रही तो मेरे हॉस्टल पे बम गिरने वाला है। तो मैं 1-2 दिन वहाँ पे रहा, फिर मैंने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं। तो फिर मैं पास वाली सिटी में चला गया। लेकिन मुझे डर इस बात का नहीं था कि मेरे पर मिसाइल गिर जाएगा, डर मुझे इस बात का था कि मैं पकड़ा जाऊँगा एज ए स्पाई।
क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अफगानी और इंडियन को पकड़ा गया था एज ए स्पाई। और इंडियन एक बहुत अच्छे स्पाई वहाँ पे हो सकते हैं क्योंकि इंडिया का रिलेशन अच्छा है इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी। हमें नहीं चाहिए वीज़ा ईरान जाने के लिए और हमें बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है इजराइल का भी। बट भाई अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, आपकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है, तब तो वहाँ इस तरीके से लोगों को छोड़ रहे थे, फिर भी वो तो उनको देंगे कर रहे थे। आपको, लेकिन 1 डेढ़ 2 महीने आप फंस गए जेल में, वही तो सबसे ज़्यादा लाइक ट्रॉमेटाइजिंग है। जब सही तक कि बात है। प्रूव नहीं होता कि आप नहीं हो कुछ, तब तक तो ट्रॉमेटाइजिंग है ना वो। हाँ तो वही मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। और वीडियोस बनाने पर, क्योंकि बहुत सारी जो वर्ड्स हैं हिंदी और फारसी में सेम है, मैं रोड पे वीडियोस बना रहा था कि क्या माहौल है नहीं माहौल है, तो लोगों ने कहा कि गिरफ्तार गिरफ्तार, कि तुम गिरफ्तार हो जाओगे। तो मैं उस बात से डर गया था कि कहीं मैं अब फंस न जाऊँ, कहीं मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए। तो फिर मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को एक्चुअली टैक्सी ना ईरान के अंदर बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को $100 दिए और मैंने कहा चलो मुझे छोड़ दे अर्मेनिया। 1000 किलोमीटर था, उसने ड्राइव किया रात भर, मुझे अर्मेनिया देकर छोड़ा। और टैक्सी ड्राइवर वॉर के टाइम भी ना जैसे पैसे लेने से मना कर रहा है, नहीं 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 नहीं, मेहमान 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 वर्ड सेम है वहाँ पे, तो मेहमान मेहमान मेहमान। मैंने कहा नहीं नहीं ले भाई ले ले, नहीं नहीं मेहमान मेहमान, बहुत नाटक करने के बाद उन्होंने फाइनली उससे पैसे लिए। ओह। और भाई इस दौरान तुम्हारे घर में बात हो रही थी, तो घर वाले क्या कर रहे थे? घर वाले को मैंने नहीं बताया था ये बात, क्योंकि झूठ का परेशान हो जाएंगे, तो मैंने नहीं बताया था कि मैं ईरान के अंदर हूँ। भाई वगैरह को बता दिया, मैंने घर वाले को नहीं बताया। इसके मैं मेरा एक फ्रेंड था उसको बता रखा था मैंने कि इन केस ये मेरा लाइव लोकेशन रहा, बट मैंने घर वाले को नहीं बताया था। मैं 2-3 जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं, जो ट्रैवलर फ्रेंड हैं उनको मैं अपना लाइव लोकेशन में शेयर कर सकता हूँ हमेशा 24/7। और इस टाइम खाना वाना कैसे मैनेज किया आपने? एक्चुअली बहुत अच्छे लोग थे, मैं बता रहा हूँ, मुझे कम से कम 20-25 इंस्टाग्राम मैसेज आए होंगे अलग अलग लोगों से कि आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ। और सब लोग मुझे घर पे बुला रहे थे कि मेरे घर पे आके रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओह। इस टाइप पे लोग। भाई हमने ऐसा सुना है कि जो ईरानियन गर्ल्स हैं वो परेशान है अपने देश में और वो निकलने के लिए शादी करती हैं बाहर की कंट्रीज़ के लोगों से। आप क्योंकि वहाँ रह चुके हो, आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि विमेन को दबाया जाता है या बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें? बेसिकली बात ये है कि ईरान के अंदर सैलरी बहुत कम है बहुत ज़्यादा सैलरी कम है। आप मेहनत करोगे कि महीने आपकी सैलरी $25, $30, $50 तक आपकी सैलरी है। $50 कितने होते हैं? 4000 रुपये महीने का? महीने का। और तो वो 4000 रुपये में कुछ भी कर लें, बाहर नहीं निकल पाएंगे। कंट्री बहुत ज़्यादा सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। लिटरली मैं पेट्रोल कितने $2 लीटर है, $2 वहाँ पेट्रोल होगा और गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती है। आपको टैक्सी, आपको 10 रुपये की टैक्सी मिलेगी। कहाँ मिलती है इंडिया में 10 रुपये की टैक्सी? आपको जाना है 10 रुपये में आप चले जाओगे 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर। मेट्रो 2 रुपये की है, तो सस्ती इंडिया से, बहुत ज़्यादा सस्ती है इंडिया से वो। तो इसलिए सैलरी भी कम है, लेकिन अब वो बाहर नहीं जा पाते इंडिया से। तो इंडियन जब जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पासपोर्ट उनका बहुत ज़्यादा वीक है। हम कंप्लेन करते रहते हैं कि इंडियन पासपोर्ट वीक है, इंडियन पासपोर्ट वीक है। कंपेयर टू उनका पासपोर्ट देखो इतना वीक है, कहीं जा ही नहीं सकते बेचारे। सही बात, कहीं नहीं जा सकते बेचारे। करेक्ट। तो इसलिए वो ये चीज़ वो ट्राई करते हैं कि एक बार मुझे ईरान से बाहर निकलना है। और ईरानी लड़कियों को दबाया तो जाता ही है, आप कुछ भी कर लो। वहाँ पे हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था, अब फाइनली जाके 3-4 साल के बाद अब हिजाब लड़कियाँ नहीं पहन रही है। अच्छा। एक्चुअली ईरान एक इस्लामिक कंट्री कभी था नहीं, उसे ज़बरदस्ती बनाया गया। 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद ईरान इस्लामिक कंट्री बनी। उससे पहले तो वो काफ़ी ओपन कंट्री थी। हाँ, उसकी वीडियोस आती है ना भाई। अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान इज द पार्टी प्लेस लाइक बैंकॉक। 1970s में अच्छा, काबुल सुना है कि बैंकॉक की तरह पार्टी प्लेस था ये। काबुल, तेहरान, लोग पार्टी करते थे, एकदम शॉर्ट ड्रेस पहनते थे। अब आप जबरदस्ती थोप रहे हो। पर अफगानिस्तान में भी आपने देखा है कि फीमेल्स रोड पे नहीं दिखती है आपको? अब नहीं दिखती है। जब मैं पहली बार गया था अफगानिस्तान, उस समय गवर्नमेंट रूल था, आपको लड़कियां हर जगह दिखती थी। और लड़कियां बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं कंपेयर टू लड़कियां वहाँ पे, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा बॉलीवुड देखती है। तो शाहरुख खान के वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही फैन है वो लोग। तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी हिंदी लड़कियां बोलते हैं। लड़कियों से मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई थी पहली ट्रिप पे। दूसरी ट्रिप लड़कियां देखी ही नहीं मुझे कहीं। लिटरली लाइक 2-3 लड़कियों से मेरी बात हुई पूरे ट्रिप पे। 1 महीने की ट्रिप थी, 2-3 लड़कियों से मेरा सिर्फ इंट्रैक्शन हुआ है। एक बार मैं याद है, मैं वहाँ पे था, बंदर आमिर लेक पे था, और लड़के ऐसे जाने कि मैं इंडिया से हूँ। तो हम लोग वो कायाकिंग कर रहे थे। लड़के ने मुझे टोका कि कहाँ से हो? इंडिया से। इंडिया में क्या करते हो? यहाँ पे क्यों आए हो, नहीं आए हो? बहुत सारे नॉर्मल हमारी बातचीत होने लग गई कि शाहरुख खान से कितना प्यार है, हम इंडिया को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। अचानक से तालिबान वाला आया, बंदिया ने ऐसे मुझे ट्रीट किया कि मुझे जानती ही नहीं है, कभी बात ही नहीं हुई है। मैं कुछ बोला, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने बोला कि सुनाई नहीं पड़ा क्या? फिर वापस से बोलता हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसमें समझ गया कि तालिबान है, तो मुझे रिप्लाई तक नहीं देगी वो। बट आपके साथ मिसबिहेव करा तालिबान के लोगों ने? नहीं, तालिबान के लोगों में कभी मिसबिहेव नहीं किया। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं तीसरी बार गया था जब अफगानिस्तान, एक मेरी अमेरिकन फ्रेंड के साथ गया था। तो एक लड़का था, प्रोबेबली 22-23 साल का होगा।
तो मेरी फ्रेंड जो थी सेल्वी, उससे बात कर रहा था कि कैसा है अब US, जस्ट इंटरेस्टिंग, लाइक कि जैसे ही हम फॉरेनर से बात कर लेते हैं कि अच्छा कहाँ से हो आप, वही वही बस कर रहा था वो। तालिबान आया, बंदे को बंदूक के पीछे पूरा मारा। तो कैसे बात करे लड़के से, तो कैसे बात कर सकता है लड़की से। और मुझे को वार्न किया तालिबान ने, बोला कि इसको बोलो किसी बंदे से बात नहीं करे, सिर्फ तुमसे बात कर सकती है बस। और लेट सपोज कि हम लोग कहीं जा रहे हैं ना, उसको तालिबान हॉस्पिटल थे, तो तालिबान बोलते थे कि अच्छा इसको तुम्हारे दोस्तों कुछ खाना है, डायरेक्टली उससे नहीं पूछ रहे, मेरे से पूछ रहे हैं, तुम उसको बोलो, फिर मुझे वो रिप्लाई करेगी, फिर वो मैं उसको बोलूँगा। वो भी परेशान, नहीं परेशान कि डायरेक्टली पूछ ले यार, साथ में है। हाँ। मुझे गूगल घुमा रहे हो बार बार। तो लड़कियों को लेकर थोड़ा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी थी और वो कैसे एग्जीक्यूट करी आपने? पहले इंटरनेशनल ट्रिप एक्चुअली घर वालों को पता था। सो बेसिकली बात क्या हुई थी कि ये मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और फिर IIT का एग्ज़ाम वगैरह दिया, उस सब में हो गया था। मुझे एक NIT कॉलेज ठीक ठाक मिल गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत पढ़ाई की थी। शुरू के 11th में मैंने बहुत पढ़ाई की है, 12th के 3-4 महीने मैंने कम से कम 16 घंटे मैंने पढ़ाई की है। जब से मुझे यूट्यूब ये वीडियो मिला उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बट उससे पहले मैंने बहुत पढ़ाई की थी। तो वो सब कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर था एग्जाम्स वगैरह का। तो मैंने IIT में हो गया था मेरा सिलेक्शन। अच्छा। हाँ, NIT में एक्चुअली NIT में सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो लेकिन फिर मैं घर पे बोला, मैंने कहा नहीं मुझे बाहर पढ़ाई करनी है। मैं तो घर पे जाकर जिद पे अड़ गया कि नहीं मुझे बाहर में पढ़ाई करनी है, मुझे इंडिया में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। हाँ। तो अप्रैल में मैं एग्ज़ाम दे के घर गया और मैंने कहा बाहर ही पढ़ाई करूँगा। 3 महीने दंगल चला घर पे कि नहीं नहीं यहीं पढ़ो, मैं घर बाहर पढ़ूंगा। फिर वो नाटक करते हैं ना बचपन में लोग, नहीं खाना नहीं खाऊंगा मैं, 3 दिनों तक खाना नहीं खाऊंगा, 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, अपने आप को लॉक कर लूँगा, वो सब चला। लेकिन फिर उन्होंने फिर कहा एक काम करो, जाके जब पता लगा के आओ कि क्या, क्योंकि पापा को लगता था कि ढूंढ के जो दूर के जो ढोल होते हैं काफ़ी सुहाने लगते हैं। एक बार जाके देख के कि क्या है वहाँ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे कुछ पैसे दो फिर। तो फिर मैंने घर से 30,000 रुपये लिए थे, सिर्फ 30,000 रुपये लिए थे मैंने। और 30,000 रुपये में मैं 1 महीने रशिया घूम के आया था। मैंने पापा घर वालों ने भेजा था कि जाओ पता लगा के आओ कि क्या है नहीं है वहाँ पे। मैं गया, किसी कॉलेज में गया ही नहीं, मैं गया अपना हिचाइक करके पूरा रशिया घूम के आ गया। पर भाई 30,000 तो फ्लाइट का ही नहीं लग गया होगा। फ्लाइट का उस समय एयर अस्ताना की फ़्लाइट चलती थी इंडिया से, दिल्ली से आना जाना मेरा 18,000 रुपये का हुआ था। और मान के चलो आप 4,000 का मेरा वीज़ा हुआ होगा, 22,000 रुपये, मेरे 8,000 रुपये मैं पूरा ट्रैवल कर लिया था। पूरा रशिया घूम लिया रशिया घूम लिया था कितना टाइम में? 1 महीने। अरे भाई ये क्या है कि यार तगड़ी वीडियो देख लिया आपने तो कोई भाई। क्योंकि मैंने देखिए ट्रैवलिंग में 3 खर्चा होता है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एक होता है एकोमोडेशन का, एक होता है आपके खाने का। मेजॉरिटी आपका 3 ही खर्चा होता है। लेकिन मैं क्या करता, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिचाइक कर लिया, लिफ्ट मांग के ट्रैवल कर लिया, उसमें 1 रुपये नहीं देने पड़े मुझे। एकोमोडेशन के लिए मैंने काउच सर्फिंग कर ली, लोगों के घर पे रह गया, उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़े। फिर बचता है पैसा सिर्फ आपका खाना का। आप खाने तो आप किसी के घर पे रहोगे तो आपको वो खाना देंगे ही कहीं मोर और लेस, तो वो भी बच जाता था। तो सस्ते में मैंने ट्रैवल किया था ऐसे ही। तो जब आप किसी के घर पे रुक रहे हो तो वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न कि भाई हम आपको घर में रुकवा रहे हैं? ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। बेसिकली होता है क्या है कि वो दूसरे कल्चर के लोग होते हैं। जैसे कि इंडिया में मैं इंडियन हूँ, तो उनको इंटरेस्ट है कि इंडिया के बारे में जानना, तो मैं उनसे कन्वर्सेशन करूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा। तो वो एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए उन्होंने बुलाया था। बट भाई कभी आपको लैंग्वेज बैरियर फील नहीं हुआ किसी और? लैंग्वेज बैरियर तो मैं पहली कंट्री रशिया थी, मुझे रशियन का एक वर्ड नहीं आता था। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं पहली बार रशिया में लैंड किया था मैं, और एक बंदे से मैंने पूछा कि कैसे कहते हो थैंक यू, उन्होंने मुझे गाली सिखा दी। और आप पूरा मान के बैठे हुए थैंक यू। तो फिर एक लड़की से मैंने पूछा कि तुमको पता है ATM कहाँ पर होगा? उसने कहा हाँ राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ। फिर मैं बोलता हूँ थैंक यू। फिर मैंने उसकी लोकल लैंग्वेज यूज़ की कि उसकी लोकल लैंग्वेज बोलूँगा। मैंने उसको बोला था सूखा, उसका मतलब कुछ गाली होता है। तो वो दोनों हो गया कि लाइक उसने मुझे देखा ऐसे कि मुझे गाली क्यों दे रहा है ये, ऐसे मुझे घूर के देखा, कुछ थप्पड़ वगैरह नहीं मारा। 2-3 के बाद समझ आया कि इसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि मुझे लोग घूर रहे थे, माँ किसी ने मारा नहीं। लेकिन फिर आपने कंफर्म किससे करा? फिर दूसरे बंदे से कि इसका मतलब क्या होता है? बोलते इसका मतलब गाली होता है, क्यों तो सबको दे रहा है। माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। तो ये था मेरा पहला लैंग्वेज बैरियर रशिया के अंदर। अच्छा भाई काउच सर्फिंग करते हुए कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा आपका कभी? मोर और लेस मेरा कभी काउच सर्फिंग बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा काउच सर्फिंग करते करते। पर भाई आप जैसे 1 महीना आप ट्रैवल किया, आपने पूरा कवर कर लिया रशिया, तो बीच में से हम लोग ट्रैवल करते हैं कभी 20 दिन या 10 दिन, तो हमें तो ये हो जाता है भाई घर की आती है, इंडिया जाना है वापस। नहीं वो तो मेरा ड्रीम था ना कि मुझे एक बार बाहर, कभी माइंड में नहीं आया? कभी माइंड मुझे बोला कि यहीं रह जाऊं मैं अब तो। अच्छा। बिल्लो जेल से फरार। बिहार का लड़का रशिया पहुंच गया यार। और भाई बड़ी बात है, पापा ने बोला जा पढ़ाई का पता कर गया। हाँ। रशिया जा। 30,000 रुपए में भाई, 30,000 रुपए में यार
क्रेजी। पहले घर वालों को लगा कि बहुत खर्चे हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं मुझे उतना नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 20,000 रुपये दो, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपये बचा हुआ था कोटा से। मैंने कहा 20,000 रुपये दो मुझे, आप बस मैं पता करके आता हूँ। उनको बिलीव नहीं हो कि चले जाएगा 20,000 रुपये में। बट भाई जैसे आप रशिया गए तो इंडियंस तो चलो आप इंडियन से कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ तक छोड़ दो, वो ट्रस्ट भी कर लेगा मैं यहाँ से हूँ या जो भी है। पर रशियंस ट्रस्ट कर लेते थे इजीली कि भाई हाँ चलो इसको लिफ्ट दे देते हैं, या वहाँ पे ये कल्चर था ही? वो कल्चर एक्चुअली है, इंडिया में ये कल्चर नहीं है, क्योंकि इंडिया में लिफ्ट मांग के कोई ट्रैवल नहीं करता। बट रशिया वगैरह बहुत बड़ी कंट्री है, तो उनके एक्चुअली एक वर्ड है, प्रॉपर वर्ड है कि हिचहाइकिंग मतलब उनके वर्ड में होता है अप तो स्टॉप। अगर आपने किसी को अप तो स्टॉप बोल दिया, इसका मतलब वो क्लियर है कि आप ट्रैवल करोगे, आप पैसे नहीं दोगे। अच्छा, क्लियर है वो उनके लिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपसे पैसे मांग लिए हो? रशिया में तो नहीं मांगा, अलग अलग कंट्रीज में तो मांगा है कि हाँ बताओ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। अच्छा। लेकिन रशिया में कभी नहीं मांगा। जब पहली बार ट्रिप था किसी ने कभी नहीं मांगा। रशिया आपको लगा कैसा भाई एज अ कंट्री? बहुत ही बढ़िया कंट्री लगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। एक्चुअली मैं रशिया से पहले मैं कजाकिस्तान में था, क्योंकि कजाकिस्तान में मेरी स्टॉप था 2 दिनों का। एयर अस्थाना से मैं फ्लाई कर रहा था। अच्छा, फ्लाइट आपने वैसी वाली ली थी। तो मैं हिचाइक कर रहा था कजाकिस्तान के अंदर, और एक बंदा मिला मुझे, ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती, हम दोनों को बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो मुझे सीधा लेके गया पार्लियामेंट। मतलब कौन बंदा है ये? पता चला था ये तो मेयर है सिटी का। और मुझे सीधा पार्लियामेंट लग गया। वो लोग अपना बातचीत कर रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं, मैं एकदम बैठा हूँ। फिर मुझे यहाँ पे छोड़ा, घर पे छोड़ा कि चलो आ जाओ मेरे घर पे आओ, कुछ खाना पीना खाते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। तो कभी वो बैड एक्सपीरियंस हुए नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले। हाँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मलेशिया में था, मैं एक मल्टी मिलियनर के साथ रुका था। एकदम इतने बड़े अपार्टमेंट, इतना बड़ा घर देखा, एकदम इतनी सिक्योरिटी के साथ उनके घर पे रुका था मैं। लगा ये काउच सर्फिंग। डिस्क्राइब करो कैसा था लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल उसकी तो कुछ ज़्यादा ही अजब थी। लाइक थोड़ा वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन था। बहुत पैसे थे उसके पास। एक किसी कंपनी का सीईओ था, भूल भी गया नाम, 8 साल पहले की बात है, और वो सिंगापुर से था। हाँ। मैंने काउच सर्फिंग की रिक्वेस्ट भेजी थी उसको, और वो मुझे पिक करने के लिए आया। अरे बाप रे। मैं हिचाई करके पहुंचा था उसके वहाँ तक, वो पिक करने आया और मुझे गा के खिला रहा है, ये सब कुछ दिखा रहा है मुझे वो मलेशिया के अंदर। ये था मेरा एक्सपीरियंस लाइक लोकल लोगों के साथ वहाँ पे। आप मेजरली जिस भी कंट्री जाते हो हिचहाइक प्रेफर करते हो? हिचाइकिंग मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें आप लोकल लोगों से मिलते हो। आप बेसिकली क्या है कि अगर आप ए से बी जा रहे हो, आप यहाँ से जा रहे हो जयपुर, आप अगर ट्रेन लेके जाओगे तो पता है कि यहाँ निकलोगे, ट्रेन में बैठोगे, जयपुर पहुँच जाओगे। अगर आप हिचाई करके जाके, हो सकता है कि आप कहीं ऐसे भी जगह गाँव में रुक जाओ, उस गाँव में रुकना पड़ जाए और आपको अच्छे एक्सपीरियंस मिल जाए। क्या पता कुछ नई स्टोरी बन जाए, कुछ नई स्टोरी मिल जाए। ऐसी कोई स्टोरी बताओ, कोई अनप्लान्ड कोई जर्नी आपकी रही है और आपको बहुत ही बढ़िया मज़ा आ गया उसमें हिचहाइक करते हुए? एक बार मैंने ट्रेन में हिचाइकिंग की थी। ट्रेन में भी हिचहाइकिंग होती हिचहाइकिंग है? ये कैसे होती है? सो बेसिकली मैं था तंजानिया अफ्रीका में, और अफ्रीका में क्या हुआ कि ट्रेन पे सीट नहीं मिल रही थी। मैंने ड्राइवर को बोला कि भाई मुझे सीट नहीं मिल रही, लेके चलेगा क्या? 4 दिनों की राइड थी। तो बोला आजा बैठ जा। तो मैं ड्राइवर के साथ बैठ गया। उसके बाद वो ड्राइवर मुझे बता रहा है कि ट्रेन कैसे चलाते हैं। अच्छा। ट्रेन चलाने सिखा रहा है मुझे, देखो ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। और हम लोग एक्चुअली जंगलों के रास्ते से पार हो रहे थे सवाना के थ्रू। तो मुझे हाथी दिख गई, तो उस बंदे ने ट्रेन रोक दिया, जा वीडियो जाकर बना बाहर। अरे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि जाओ आराम से, जब मन करे ट्रेन रुकवा लो। ऐसा लग रहा था कि मेरा पर्सनल गाड़ी है ये। अच्छा। और बहुत ही बड़ी कैरेज थी और बहुत सारे लोग भी थे उसके अंदर, क्योंकि एक ट्रेन चलती थी हफ्ते में एक बार। तो सारे लोग उधर से इधर आते थे। पूरा वेस्ट तंजानिया से ईस्ट तंजानिया आता था ट्रेन। अच्छा। हाँ, तकरीबन 3,000 की 2,000 किलोमीटर जर्नी होगी, 4 दिनों की जर्नी। तगड़ी दोस्ती हो गई आप? तगड़ी दोस्ती होगी इस बंदे के साथ, और एकदम मुझे क्या VIP ट्रीटमेंट मिला उस बंदे के साथ। भाई यार ये तो पहली बार सुना है कोई ट्रेन ही रोक रहा है। भाई सही में हाथी के साथ वीडियो बना के। वरना ट्रेन में घुसने भी नहीं देते टिकट के बिना भाई, के बिना टी घूमता रहे वहाँ। हाँ।